आदाब, मैं मीनाक्षी हाजिर हूँ दुनिया भर के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे भारत और श्रीलंका रिश्तों में नई उम्मीदें और नई इम्कानात पर। भारत और श्रीलंका के दोस्ताना रिश्ते सदियों पुराने हैं। हमारी एक दूसरे से एथनिक, लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल विरासत जो है वो साझी रही है। हाल ही में श्रीलंकाई प्रेसिडेंट अपने डेलीगेशन के साथ भारत आए और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने दोनों मुल्कों के इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के साथ साथ इंडियन ओशन रीजन को मजबूत करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर ने नेबरहुड फर्स्ट और सागर डॉक्ट्राइन के तहत हमारे कमिटमेंट को दोहराया है। भारत और श्रीलंका के आपसी रिश्तों की इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए अपने स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन एम्बेसडर विष्णु प्रकाश साहब, स्वागत है सर आपका। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय भारद्वाज आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका भी स्वागत है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो पढ़ाते हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस के एसोसिएट फेलो डॉक्टर आनंद कुमार भी मौजूद हैं। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ स्टूडियो में। और शुरुआत में आनंद कुमार जी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि भारत और श्रीलंका के रिश्ते अच्छे रहे हैं हमेशा से, और अगर प्रिसाइसली कहें तो डिप्लोमेटिक रिश्ते हमारे रहे हैं। वैसे में गोटबाया राजपक्षे जी का पहले देश के तौर पर हिंदुस्तान को चुनना और उनका यहाँ पर आना और हमारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात, आगे क्या देख रहे हैं इसमें? कितनी अहम ये मुलाकात आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, गोटाबाया राजपक्षे जी का सबसे पहले भारत आना एक बहुत ही अहम डिसीजन था, और एक्चुअली इसके लिए ग्राउंड वर्क पहले से चल रहा था। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब जैसे ही चुनाव में उनकी विजय हुई उसके तुरंत बाद वो श्रीलंका गए, और हमने श्रीलंका को अपना प्रायोरिटी क्षेत्र समझते हुए वहाँ पे उनको भेजा, और जो उनको हमने भारत आने का निमंत्रण दिया जी। तो ये एक बहुत ही अहम मतलब डेवलपमेंट है। इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी श्रीलंका गए हैं या किसी दूसरे मतलब फोरम्स पे भी उनकी गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे दोनों लोगों से मुलाकात होती रही है। तो ये एक अचानक डेवलपमेंट नहीं है जी। इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत ने पिछले 2 वर्षों से हम इस नीति के तहत संभवतः कार्य कर रहे थे कि हम ऐसी संभावना को देख रहे थे कि हो सकता है कि राजपक्षे ब्रदर्स ये पुनः सत्ता में वापस आएँ, और हमें इनसे एक अच्छे संबंध को डेवलप करना है। जैसा कि पिछली बार चुनाव में हुआ था कि एक ऐसा देखा जा रहा था कि जो मैत्रीपाला सिरिसेना जब आए सत्ता में तो कई लोगों ने ऐसे कयास लगाए कि शायद इसमें भारत का रोल हो सकता है, और एक संबंधों में थोड़ी सी खटास आई थी। लेकिन हमने पिछले 2 वर्षों में काफ़ी काम किया है, और ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, और आने वाले दिनों में भारत श्रीलंका संबंध जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है जी। आपसे संजय भारद्वाज जी मैं जानना चाहूँगी, फॉरेन पॉलिसी क्योंकि यही कहा जाता है कि वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन बावजूद उसके भी गोटबाया राजपक्षे जी का, क्योंकि एक उनका इंक्लिनेशन कहा जाता था टुवर्ड्स चाइना, लेकिन अब जिस तरीके से बातचीत हुई है, जिन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, वो किस तरफ इशारा करता है? देखिए, गोटाबाया राजपक्षे निश्चित रूप से महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, और महिंदा राजपक्षे की जो रीति नीति रही है उनका रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने एक तरीके से उनको जो इंसेंटिव्स दिए, ना केवल श्रीलंका को, बाकी दूसरे देशों को भी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ऐसे ही श्रीलंका को दिए, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ऑफर किया गया। राजपक्षे को लगा कि एक उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और उस अपॉर्चुनिटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो राजपक्षे ने देखे नहीं कि उसका किस तरीके से श्रीलंका डेथ ट्रैप में फंसेगा, या उसके क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस होंगे, भारत के साथ क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस होंगे। तो मुझे लगता है कि 2015 का जो इलेक्शन हुआ वहाँ की जनता ने चाहा कि नहीं, बदलाव आना चाहिए, भारत एक हमारे लिए अहम देश है, भारत के साथ में सदियों पुराने हमारे सांस्कृतिक, भाषाई, एथनिक रिलेशंस रहे हैं, और भारत निश्चित रूप से भारत के लिए श्रीलंका और श्रीलंका के लिए भारत का भू रणनीतिक महत्व है, भू
आर्थिक महत्व है। और उन दोनों पक्षों को देखते हुए 2015 से हमने काफ़ी कुछ रिश्तों में अपने सुधार किए और एक तरीके से बैलेंस्ड श्रीलंका का अप्रोच रहा। भारत के साथ अच्छे संबंध डेवलप हुए। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया, जिसमें आप त्रिकोणामोली दैट पोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अलावा हमने जो दूसरे जाफना से कोलंबो के बीच में रेल लाइन का कनेक्टिविटी की बात है, या आप कहिए कि जो 50,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, या हमने लगभग 400 मिलियन डॉलर्स का के डेवलपमेंट एड दिया, 50 मिलियन डॉलर का लगभग हमने ग्रांट के रूप में दिया। तो एक तरीके से हमने कोशिश किया कि 2015 से और जो अभी हाल ही का चुनाव हुआ कि भारत और श्रीलंका के संबंधों में और मजबूती आए। निश्चित रूप से कयास लगाए जा रहे थे कि गोटाबाया राजपक्षे के सत्ता में आने से भारत के साथ रिश्ते में क्या फ़र्क पड़ेगा और वहाँ की जो आंतरिक राजनीति है जो श्रीलंका की, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहा गया कि ये जो गोटाबाया राजपक्षे है, जो श्रीलंका की जो बाहुल सिंहली बाहुल जो जनता है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, और माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ है, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो चाहे वो तमिल्स हों, उनको एक तरीके से एक संदेह पैदा करती है कि क्या उनके हितों को रखा जाएगा। और यहाँ पे भारत की भूमिका आती है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो उसके जो सुरक्षात्मक जो हित हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो राजनीतिक स्थायित्व की बात है, तो भारत निश्चित रूप से चाहता है कि किसी भी देश में, ना केवल भारत में, उसके पड़ोसी देश में भी अगर माइनॉरिटीज़ के जो हित हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनका ख्याल रखा जाए। और तमिल्स क्योंकि भारत के साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो तमिल्स पे अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स आता है तो भारत के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गोटाबाया राजपक्षे ने जिस तरीके से, मेरे साथी आनंद जी ने कहा कि पहली यात्रा उन्होंने भारत को चुना और भारत में आके उन्होंने कमिटमेंट दिया कि जो रिश्ते हमारे, जो गहराइयाँ हैं हमारे रिश्तों की, उन रिश्तों को हम मजबूत करेंगे। और जो हमारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि भारत के प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो चलते हैं वहाँ पे श्रीलंका में, उसमें भारत ने कहा कि उन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से लाने की कोशिश किया गया। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है जो गति एक बनी हुई है श्रीलंका और भारत के संबंधों में, वो गति बनी रहेगी। जी, विष्णु प्रकाश जी, बेहतर रिश्तों का जिक्र हमारे दोनों मेहमानों ने किया है, और बेहतर रिश्ते होते हैं तो इसके जो सुखद हम कहें कि परिणाम भी होते हैं। तो उन बेहतर रिश्तों को आप किस लिहाज से देख रहे हैं, स्पेसिफिक ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि इंटरनेशनली कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इनके दोनों के बेहतर होते रिश्तों का? जी आदाब। मैं पहले तो अपने सहयोगी पैनलिस्ट के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। जो इन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और जो जिक्र किया गया था कि हमारे श्रीलंका के साथ तकरीबन 2500 साल पुराने ताल्लुकात हैं जी। और भारतीय मूल के लोग भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के भी हैं। और अगर हम इतिहास देखें तो हमारे रिश्ते बहुत सुखद रहे हैं, बड़े मजबूत रहे हैं। और कारण भी है क्योंकि हम बिल्कुल पड़ोसी हैं। एक छोटा सा पानी है जो वो थोड़े सी है जो हमको सेपरेट करती है। तो अब जो आपने पूछा कि रिश्तों का महत्व क्या है, वो रिश्तों का महत्व ये है सबसे ज़्यादा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत अब $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा बहुत जल्दी। हमारा एक दुनिया भर में छवि है, हमारा एक विजन है कि हम दुनिया में जो हमारा रोल है एक बड़े देश के नाते वो हम अदा करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी एक बड़ी तेज़ी से इकॉनमी बन रही है। तो किसी भी देश को जब दुनिया भर में एक रोल अदा करना होता है तो ये ज़रूर होता है कि आपका जो नेबरहुड हो वो सिक्योर हो, वो पीसफुल हो। और भारत की नीति यही रही है कि हम एक बड़े देश हैं, बड़ी इकॉनमी है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। जो प्रधानमंत्री जी के सागर उनकी मैसेज है सागर का, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, या सबका साथ सबका विकास, जो भारत की बात है, वो सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे हमारे एशियन साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की है। तो ये एक संदेश हम लगातार अपने सब पड़ोसियों को दे रहे हैं और वो ये समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि हम कोई रेसिप्रोसिटी भी नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं कि एक
ज्योग्राफिकली बड़ा भाई नहीं है हम, वो एक बिग ब्रदर वाली बात नहीं है, तो वो एक गलत फहमी है। पर एक बड़े देश होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको साथ लेके चलें। तो वही संदेश हम लगातार अपने सब पड़ोसियों को दे रहे हैं और वही संदेश हमने श्रीलंका को भी दे रहे हैं। और उसका अंजाम ये है कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, पॉलिटिकल। और देखें हकीकत क्या है, दो हकीकत चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो चाहे कोई भी करीबी रिश्ता हो, जितना भी करीबी रिश्ता हो, भाइयों का हो, पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस होने बिल्कुल लाजमी है। तो उसमें कोई ये एक अचंभे की बात नहीं है। पर हमारी स्ट्रेंथ दोनों देशों की ये है कि जब हमारे कोई ताल्लुकात में कोई डिफरेंसेस आते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करते हैं। और वही कारण है कि जब गोताबाया राजपक्षा साहब राष्ट्रपति बने तो हमारे विदेश मंत्री सबसे पहले वहाँ पहुँचे, संदेश दोस्ती का देके अंडरलाइन करके, और उनको सादर आमंत्रण किया गया भारत आने का, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को ये आमंत्रण दिया है कि आप सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट हों श्रीलंका में, जो कि सहर्ष स्वीकार किया गया है। दूसरा ये है कि चीन एक बहुत बड़ा देश है। अब चीन का अगर आप देखें, उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं तकरीबन $3.5 ट्रिलियन हैं। और वो लगातार प्रभाव बढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं। और सब जो देश हैं, चाहे हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे साउथ एशियाई हैं, सेंट्रल एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, सबको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ये हम कहें कि साहब ये उनका पैसा क्यों लिया जा रहा है, वो तो कोई रुकेगा नहीं। चीन अपना प्रभाव बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। पर हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम एक प्रजातंत्र हैं। हमारी जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हैं। हम किसी को ये नहीं कहते हैं देखिए आपको ये ज़रूरत है आप ये कीजिए। हम जैसे अफ़गानिस्तान में हमने $3 बिलियन का असिस्टेंस दी है, तो हम ये सब कहते हैं कि साहब आप बताएं आपको क्या चाहिए, जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम आपके के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे। और हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। और हम उसी स्ट्रेंथ के नाते आप जानती हैं कि हमारे संबंध लगातार सब पड़ोसी देशों के साथ मजबूत हो रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं, और वो होते ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, इसीलिए जैसे आपने जिक्र किया, हम पैसा उस तरीके से प्रेशराइज करके नहीं देते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट की इस दौरे के दौरान भी बात हुई, लेकिन दोनों ही देश क्योंकि डेमोक्रेटिक हैं, और किसी भी देश के लिए वो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा इशू है। और श्रीलंका में भी आज के दिन ईस्टर के दौरान जो चीज़ें हुई उसके बाद से सिक्योरिटी एक अहम मसला और ज़्यादा शायद हो गया है। वो जो दोनों देशों का, हिंदुस्तान और श्रीलंका का आपस में एक सहमति सहयोग हो सकता है, उसके हवाले से हम समझना चाहेंगे आपसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं अभी। देखिए, सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जो है बहुत ही अहम इशू है। और एक्चुअली जो राजपक्षे की सरकार जो दोबारा वापस आई है, तो वो उसके पीछे एक प्रमुख कारण इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं एक काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पे मतलब उन्होंने रेबेलियन को झेला, और जो कई दशकों के बाद वहाँ पे राजपक्षे की सरकार जो है उसको किसी तरह से डील कर पाई। और उसके लिए उसमें काफ़ी सैक्रिफाइसेस मतलब सिंहलाज को भी देनी पड़ी, तमिल्स को भी देनी पड़ी। तो ये एक बहुत ही बिटर जो मेमोरी है वो श्रीलंका के अंदर अभी भी मतलब ये मौजूद है। और जो सरकार अभी जो सत्ता में आई, ये एक प्रमुख कारण था जो सत्ता में राजपक्षे की सरकार को लेके आई। तो अभी जो वहाँ के लोग चाहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मजबूत रहे, और इसी वजह से आज भी उन्होंने जो उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सज्जन थे, उनको उन्होंने इंटेलिजेंस का चीफ जो है SIS जो उनकी सिविलियन जो इंटेलिजेंस बॉडी है उसका चीफ उन्होंने नियुक्त किया है। तो ऑब्वियसली जो इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। श्रीलंका जो है उसकी जो लोकेशन ऐसी है कि वो इंडियन ओशन में मतलब जो इम्पॉर्टेंट जो सी लेन्स हैं वो वहाँ से गुजरती हैं। बिसाइड्स जो इंडियन ओशन जो है
वो एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जी। मतलब जो भी विश्व का जो है मतलब आप समझिए कि 60 to 70% जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन के थ्रू होता है। Right. तो और श्रीलंका की जो पोजीशन है वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है मालदीव्स के साथ साथ। तो इस लिहाज से भारत जो है श्रीलंका को सिक्योरिटी के इश्यूज पे इंगेज करना चाहेगा। और जैसे एक पहले डेवलपमेंट हुआ जब चाइना की वजह से, जब वहाँ जो हम्बनतोता पोर्ट था वो उन्होंने 99 ईयर्स के लिए चाइना को दे दिया, जबकि ये मैत्रीपाला सिरिसेना की सरकार जब आई थी तो ऐसी उम्मीद करी जा रही थी कि जो राजपक्षे के समय में हम्बनतोता पोर्ट का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है शायद वो उसको रोकने की कोशिश करें या उस पर कुछ ऐसा कंस्टेंट्स लगाएं जिससे कि चाइना को वहाँ पे कोई मतलब लेवरेज ना मिले। अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं और मैत्रीपाला सिरिसेना की सरकार ने उसको एग्रीमेंट को ना सिर्फ साइन किया बल्कि उनको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया। और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जब ये राजपक्षे जी की सरकार आई है तो ये इन्होंने ये बात अब एटलीस्ट शुरू किया है कहने का कि हम इस एग्रीमेंट को फिर से रिविजिट करना चाहते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने आप में ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। और मेरा जो व्यक्तिगत विचार ये है कि चूंकि कई लोग इसको एक नेगेटिव डेवलपमेंट में देख रहे हैं कि नेशनलिस्ट सरकार आई है वहाँ पे जो मेजॉरिटेरियन है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि ये जो मेजॉरिटेरियन सरकार है वो नेशनलिस्ट है और साथ में वो अपने देश की सुरक्षा के बारे में भी किसी और सरकार से ज्यादा सोचेगी। और इस सरकार को मतलब ऐसा अंदेशा है कि जो पिछली सरकार ने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो श्रीलंका के हित में नहीं है। अगर वो भारत के हित में नहीं है तो श्रीलंका के हित में भी नहीं है। हम यहाँ पे श्रीलंका सरकार के साथ मिल करके हम इस चीज़ को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे श्रीलंका को हम इस चाइना के चंगुल से बाहर निकालें। इसमें दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इसमें विचार करना होगा कि इसका मतलब वे आउट क्या हो सकता है। क्योंकि अब ये जो नई सरकार है इसको इस चीज़ का पूरा अंदेशा है कि जो एग्रीमेंट जो पहले साइन हो गया है वो श्रीलंका के हित में नहीं है, लेकिन चूंकि अब किसी कारणवश से वो एक सॉवरेन एग्रीमेंट साइन हुआ है तो कैसे उससे निकलना है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। बिसाइड्स जो है इंडियन ओशन में जो है एक यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स का सबसे बड़ा सेंटर है ये वर्ल्ड का। जो भी पावर जो है वर्ल्ड में एज इमर्ज किया है जो वर्ल्ड पावर के रूप में, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो या यूएस रहा हो, हर किसी ने इंडियन ओशन के अंदर अपनी मतलब डोमिनेंस बनाने की कोशिश की है। जब ब्रिटेन जब कॉलोनियलिज्म के एरा में था तो ब्रिटेन का पूरा दबदबा था यहाँ पे। उसी तरह से जब यूएस की सत्ता चल रही थी तो यूएस ने डियो गार्सिया और चाहे दूसरे भी अपने वहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनाया और पूरे ट्रेड कॉमर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उसी तरह से जैसे अब चाइना का जब पावर जब ग्रो कर रहा है तो अब चाइना के अंदर भी ये इच्छा है कि हम जो है इंडियन ओशन को डोमिनेट करें। और इसलिए अब एक नैरेटिव वो शुरू कर रहे हैं कि इंडियन ओशन जो है वो इंडिया का ओशन नहीं है। हालांकि भारत ने कभी नहीं कहा कि इंडियन ओशन ये इंडियन भारत का ओशन है, लेकिन हमने इंडियन ओशन को जोन ऑफ पीस की बात की है। तो लेकिन जिस तरह से पावर स्ट्रगल वहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं, जिस तरह से इंडियन ओशन के अंदर ये पावर स्ट्रगल आ रहे हैं, ये इंडियन ओशन क्षेत्र की जो है शांति को और जो भी सुव्यवस्था को जो है ये मतलब प्रभावित कर सकता है। तो इसमें श्रीलंका का रोल बहुत ही अहम होने जा रहा है और इसमें हम श्रीलंका के साथ मिल करके मतलब हम जो श्रीलंका जैसे कि आयोरा का मेंबर है या श्रीलंका जो है बिम्स्टेक का मेंबर है, तो हम श्रीलंका का रोल जो है इन संस्थाओं के अंदर बढ़ा करके हम उसको ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि ताकि ये जो इंडियन ओशन रीजन है वो जोन ऑफ पीस के रूप में रहे और यहाँ पावर स्ट्रगल जो है वो मिनिमम रहे। जी संजय भारद्वाज जी, क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं तो ऐसे में जिसका जिक्र इंडियन ओशन रीजन का कर रहे हैं सर, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आप कैसे देखते हैं, चाहे राजपक्षे जी की तरफ से अब कह दिया गया है कि हम रीविजिट कर सकते हैं 99 ईयर्स के लिए जो लीज है वो उसको हम देख सकते हैं, दो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट स्टिल ये जो पूरा का पूरा रीजन है, अगर हम कुछ या तो चाइना की मोनोपोली को हम कम करना चाहते हैं या फिर हम श्रीलंका को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और वाया श्रीलंका हम भी और ज़्यादा अपने आप को इस रीजन में मजबूत करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग मजबूत हैं हम अभी यहाँ पर, कितना इम्पोर्टेंस है ये रखता है ये रीजन इंडिया के लिहाज से? मैं आपके आर्ग्यूमेंट को तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है उसको लेता हूँ कि हम
पहले से ही इंडियन ओशन में बहुत मजबूत हैं। जिस तरीके से हमने हमारा जो वर्ल्ड क्लास एक नेवल फोर्स हमने तैयार किया है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ पिछले एक दशक से हो रही है कि कभी चाइनीज सबमरीन आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, कभी अमेरिकन सबमरीन आपको देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से जो आनंद जी ने कहा कि वो अमेरिकन एक एडमिरल एडम ने कहा था कि जिसने इंडियन ओशन को डोमिनेट किया, रूल किया, उसने वर्ल्ड को डोमिनेट किया, वर्ल्ड को रूल किया। और आज चाइना चाहता है, चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन हो या साउथ चाइना सी हो, उसमें अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। अगर आप मोटे तौर पे देखते हैं तो जो चाइना का जो एनर्जी ट्रेड है 85% से 90% एनर्जी ट्रेड इंडियन ओशन से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी जाता है। और वहाँ पर इंडियन का एक मजबूती से एक तरीके से एक मजबूत मौजूदगी भारत ने दिखाई है। खासकर जो हम अंडमान निकोबार में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से चाइना के लिए मलक्का डायलमा क्रिएट कर दिया कि अगर किसी तरीके का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम इस पोजीशन में हैं कि चाइना का जो एनर्जी ट्रेड है या बाकी ट्रेड है उसको डिसमेंटल करें। और चाइना उस चौक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दूसरे अल्टरनेटिव्स जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या आप कहिए कि म्यांमार के साथ में गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हो, वो अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। और इसी को कड़ी में साउथ चाइना सी में अपनी पहल बढ़ा रहे हैं। श्रीलंका इसीलिए महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका ने जिस तरीके से चाइना को हबन टोटा पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए दिया और जो 99 ईयर्स का लीज दिया, ये निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए या भारत के लिए या किसी भी एक्स्ट्रा रीजनल पावर के लिए एक कंसर्न था। और ये कंसर्न वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी देखा, भारत ने भी देखा, और इस चीज़ को एक तरीके से एड्रेस करने का, देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। आप देखेंगे कि कोलंबो पोर्ट है, भारत का जो ट्रेड होता है, जो मैरीटाइम ट्रेड होता है, वो 80% कोलंबो पोर्ट से होता है। हबन टोटा का अगर भारत उपयोग नहीं करेगा ट्रेड के लिए तो उसका ज़्यादा महत्व उस एंगल से नहीं रहता। तो इसका जो पर्पज़ था, जो कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, जॉन गार्वर का एक कॉन्सेप्ट है कि एक माला का द्वीप बना दो और भारत को एक तरीके से एनसर्किल कर लो या एंगेज कर लो, चाहे मालदीव हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, या सितवे या बांग्लादेश का सोना दिया और चित्तौड़गंज पोर्ट हो। तो एक तरीके से एनसर्किल करने का कोशिश किया। उसका चाइना का पर्सपेक्टिव है कि हम इसको जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, हमारा एनर्जी ट्रेड और दूसरा ट्रेड को, लेकिन हम उसको जियो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट उसमें देख रहे हैं कि कल कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइना उसको दूसरे एंगल से इश्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो बेहतर लगता है कि जो हबन टोटा का इशू है उसमें श्रीलंका को, भारत को इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके सुरक्षा से इशूज़ को लेके चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा मिलिट्री और किसी भी तरीके का सबमरीन का प्रेजेंस भारत के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरा जो पहलू आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी, मैं आनंद जी से इस बात से सहमत नहीं हूं कि देखिए ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंटरफेस दक्षिणी एशिया के लिए ठीक नहीं है। कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते। और अगर ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंटरफेस जब सिंहला ओनली एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था श्रीलंका में 1956 में 55, तब उन्होंने सिंहली भाषा की बात की और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इसकी चिंता हुई और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से श्रीलंका 30 साल पीछे चला गया। अब फिर से मेजॉरिटी इंटरफेस अगर डोमिनेट करने लगा और जो इंक्लूसिव जो इथोज हैं जो दक्षिणी एशिया के, उसको अगर रेस्पेक्ट नहीं किया तो आज नहीं तो दो साल बाद फिर सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा होगा। अभी आपने लोकल सिक्योरिटी इश्यूज को जिसमें एलटीटी को चाहे आईएसआई का समर्थन हो, लेकिन अभी जो ईस्टर पे बम ब्लास्ट हुआ उसको आप देखिए कि आईएस ने समर्थन। तो इंटरनेशनल जो आउटफिट्स हैं, जो वायलेंट आउटफिट्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाएंगे, वो दक्षिण एशिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाएंगे और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भारत पे को भी झेलने पड़ेंगे, जो कि भारत झेलता रहा है। हमने एक प्रधानमंत्री खो दिया, हमने इतना बड़ा आईपीकेएफ का इश्यूज को हम गए थे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ में, लेकिन किस तरीके से हमको देखने मिला। इस दिशा में जो पिछले सरकार से अगर आप देखते हैं तो क्या चल रहा है कि भारत ने कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव यूनिलैटरलिज्म हमने एक डेवलप किया है कि जो आप एड की उम्मीद दूसरे देशों से कर रहे हो हम आपके साथ करेंगे। और हमने नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका को हमने कितना एड एंड असिस्टेंट का सपोर्ट किया, वहाँ पे हम डेवलपमेंट लेकर। यहीं पर ही हमने प्रोजेक्ट मौसम
प्रोजेक्ट सागरमाला, कि हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि भारत का जो तटवर्ती प्रदेश है उसको मेनलैंड से जोड़ा जाए, और श्रीलंका में जिस तरीके की जो एक्टिविटीज, अगर कोई भी कंसर्न करने वाली एक्टिविटीज है उसको एड्रेस किया जाए। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव, एम्बेसडर साहब ने कहा कि हमारे रिलेशंस, ये सारे रिलेशंस नॉन रेसिप्रोसिटी बेस है। तो एक अच्छी बात है कि भारत ने जो एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, और मोदी जी इस पे बखूबी काम कर रहे हैं। उन्होंने चाहे यात्रा हो, चाहे वो बाकी जो डेवलपमेंटल इश्यूज हो, उनको एड्रेस करके, और मुझे लग रहा है कि हम एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है दोनों देशों के बीच में इस यात्रा से, और ये आगे बढ़ेगा। मैं आपसे जो सर जानना चाहती हूँ वो टॉप 5 आउटकम्स आप क्या देख रहे हैं इस मीटिंग से, क्योंकि हमने इंडियन ओशन रीजन की भी बात कर ली, हमने हबन टोटा जो बंदरगाह है उसकी भी बात कर ली, बिजनेस एस्पेक्ट से भी हम देख रहे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट पर हमने बात कर ली, लेकिन आगे फ्यूचर में हम टॉप 5 आउटकम्स इसके कुछ निकाल सकते हैं अभी आपको जो नज़र आते हो कि ये बेहतर होगा इस मुलाकात के बाद? मुझे किसी भी रिश्तों में नंबर देने इतना स्वाभाविक नहीं लगता, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि श्रीलंका हमारे लिए एक बड़ा अहम पड़ोसी है। इनकी, जैसे मेरे मित्रों ने कहा, इनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये, और हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से, हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिहाज से, कल्चरल रिलेशंस के लिहाज से ये बहुत अहम देश है हमारे लिए, और ये इसलिए हमारे रिश्ते और भी मजबूत हों हमारा। और जो आपने सिक्योरिटी, इसमें बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज के दिन में जो नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी है, या जो डेंजर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो एक बड़े प्रबल होते जा रहे हैं, जैसे टेररिज्म है या पायरेसी है। और उससे मिलता जुलता ये है कि आज के दिन में जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है या टेरर फाइनेंसिंग की बात है, वो बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सबको अपना कोऑपरेट करना चाहिए। तो इसलिए इस बार जब राजापक्सा साहब आए थे तो भारत ने $50 मिलियन ऑफर किए हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये हादसा हुआ था ईस्टर का, तो मुझे अंदरूनी जानकारी नहीं है, पर अखबारों, मीडिया के माध्यम से ये पता पड़ा कि भारत ने तभी इनको अलर्ट किया था, तभी इंटेलिजेंस दी थी कि ऐसा हादसा हो सकता है। तो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्या इसलिए रहा हूँ कि कोई भी देश अपने आप में आइलैंड नहीं है। कोई ये नहीं समझता, कह सकता कि साहब मैं तो सुरक्षित हूँ, बाकी सुरक्षित नहीं है। तो ये समय ये ऐसा है जबकि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप आए स्टूडियो में वक्त निकालकर, इतने अहम मसले पर हमसे चर्चा की आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं, इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।